हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं ले रही हूँ आपकी सीटेट की क्लास। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वह है हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र। तो आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए 30 क्वेश्चनों का, कुछ क्वेश्चनों का, जिसमें हम आपको हिंदी भाषा से जुड़े हुए और हिंदी भाषा की पेडागोजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आपको उसमें पूछेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। नीचे बटन जो दिया हुआ है सब्सक्राइब का, इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, तो क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम का ज़्यादा समय तो बचा नहीं है, अब 14 दिसंबर को इसका पेपर होना है, तो आपको क्या करना है, किसी प्रकार से कोई वीडियो मिस नहीं करनी है। तो वीडियो आप तक सरलता से पहुंच जाए, आराम से पहुंच जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी द्वारा दी हुई सारी वीडियो आपके पास बहुत सरलता से, जैसे हम आप पोस्ट करेंगे आपके लिए, वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मेन चीज़ है कि आपके लिए जो है हमारे चैनल पर हिंदी भाषा के अलावा संस्कृत भाषा एवं शिक्षा शास्त्र, पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र और इसके साथ साथ CDP यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। ठीक है, तो बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, उसमें MCQ चल रहा है और संस्कृत भाषा, पर्यावरण अध्ययन और हिंदी भाषा की क्लासेस आपकी कंटिन्यू अभी समय चल रही हैं। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको सारा ही पाठ्यक्रम जो है सैद्धांतिक रूप से भी दिया हुआ है और MCQ क्वेश्चन के साथ अब आपको दिया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम टाइम में काफ़ी कम टाइम बचा है, इसलिए सैद्धांतिक के साथ साथ MCQ क्वेश्चन भी हमने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। आपको इसमें से तद्भव शब्द पहचानना है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन है आपके भ्रमर, अग्नि, मस्तिष्क या मछली। आपको राइट आंसर देना है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, भ्रमर है, अग्नि है, मस्तक है या मछली है। ऑप्शन बताना है। देखिए, भ्रमर का जो तद्भव रूप होता है वह होता है भौरा। ठीक है, अग्नि का जो तद्भव रूप होता है वह होता है आग, और मस्तिष्क का जो तद्भव रूप होता है वह होता है माथा। ठीक है, तो मछली जो है एक तद्भव रूप है, शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, मछली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ऑप्शन है आपका 24 मात्राएं होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं या 13 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए, चौपाई जो है आपका एक सममात्रिक छंद है, यानी कि प्रत्येक छंद में जो होती हैं उसकी समान मात्राएं होती हैं, और इसके प्रत्येक चरण में चौपाई में जो होती हैं 16 मात्रा होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, 16। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, 16। अगला देखिए, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन बताए हैं, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है या यमक अलंकार है। आपको राइट आंसर बताना है कि तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए, यहाँ पर जो प्रस्तुत पंक्ति है इसमें बरछी और बरछी, बरछीने ये 2 बार आया है। ठीक है, बरछीने है ना, बरछीने और बरछीने, ये देखिए 2 बार आया है ना। और क्या है, जिसमें बरछीने का अर्थ है धारदार हथियार और बरछीने का अर्थ है यानी कि प्राण लेना। दोनों का अर्थ अलग अलग है ना। और यहाँ पर जब दोनों 2 शब्द समान होते हैं, उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन
किसने किया है? ऑप्शन है आपके बद्रीनारायण चौधरी ने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। राइट आंसर देना है आपको। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन ने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। देखिए, हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ था। यह एक मासिक पत्रिका थी। इसका संपादन जो है बालकृष्ण भट्ट ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट। अगला देखिए, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? अब देखिए यहाँ पे संधि विच्छेद दिए हुए हैं। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? ऑप्शन है आपके सूर्योधन दय, दूसरा है सूर्यधन उदय, तीसरा है सूर्याधन उदय, चौथा है सूर्यधन उदय। राइट आंसर आपको बताना है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, सूर्योदय जो संधि है वह गुण संधि है। ठीक है, गुण संधि में आ अथवा ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, ऋ स्वर आता है, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ह्रस्व ए, ह्रस्व ओ और अर हो जाता है। ठीक है, ए ओ अर अल हो जाता है। यह आपकी जो है गुण संधि की पहचान होती है। तो यहाँ पर क्या है? सूर्य धन उदय जो है आपका सही संधि होगी। ठीक है, ह्रस्व आ और ह्रस्व उ जो मिलके आपका ह्रस्व ओ का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्योदय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास बताना है। ऑप्शन है आपके अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, दिग्गु समास है या कर्मधारय समास है। राइट आंसर बताना है आपको। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। यथा एक अपव्यय है। ठीक है, और अव्यय शब्द जो होता है आपका अव्ययीभाव शब्द समास में होता है। अव्ययीभाव समास की पहचान ही ये होती है कि उसमें पहला शब्द जो होता है आपका वह अपव्यय होता है, और यथाशक्ति में यथा शब्द जो है जो जुड़ा हुआ है वह आपका अपव्यय है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अव्ययीभाव समास। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन है आपके मधुप, भ्रमर, मधुकर या भवरा। राइट आंसर देना है। तद्भव शब्द बताना है आपको। मधुप, भ्रमर, मधुकर या भवरा, इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है? देखिए, भवरा जो है एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप होता है भ्रमर। ठीक है, तत्सम रूप होता है भ्रमर, और भवरा शब्द जो है आपका वह तद्भव है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 भवरा। अगला देखिए, मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप कौन सा है? आपको राइट आंसर देना है। ऑप्शन है आपके मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका या मुद्रिका। राइट आंसर बताना है कौन सा सही होगा? मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका या मुद्रिका। देखिए, इसमें राइट आंसर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 मुद्रिका। मुद्री का तत्सम रूप होता है मुद्रिका। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? ऑप्शन कुछ प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? ऑप्शन है आपके अशोक के फूल, दूसरा है कुटज, तीसरा विचार प्रवाह और चौथा है व्रत और विकास। राइट आंसर बताइए। देखिए, अशोक के फूल, कुटज तथा विचार प्रवाह ये तीनों जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध हैं, जबकि व्रत और विकास इनका निबंध नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही आता है ऑप्शन नंबर 4 व्रत और विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है आपके नल्ल सिंह, दूसरा है नरपति नाल्ह, तीसरा है चंद्रवरदाई या चौथा है जगनिक।
आपको बताना है परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है। देखिए परमाल रासो जो है अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी रचना 13वीं शताब्दी में महोबा के राजा परमाल देव के सामंत अल्लाह और उदल की वीरता के वर्णन पर की गई है, और जिसकी रचना जो है जगनिक ने की थी। किसने की थी? जगनिक द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 जगनिक। परमाल रासो जगनिक द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दुल्हनी गावहू मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, यह पंक्ति किसकी है? दुल्हनी गावहू मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। ऑप्शन है आपके तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या रैदास। आपको बताना है ये पंक्तियां किसकी हैं। देखिए उपयुक्त जो पंक्तियां हैं वह आपकी कबीरदास जी की हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2 कबीरदास। अगला क्वेश्चन देखिए, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके उस्मान या मंजन, कुतुबन या जायसी। मृगावती किसकी रचना है आपको बतानी है। देखिए मृगावती जो है मृगावती और राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा है, ठीक है, और जो कि मृगावती और राजकुंवर की प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम के वर्णन पर आधारित है, जो कि मृगावती नाम से है, और ये 1503 में जो है प्रकाशित हुई थी। इसकी रचना कवि कुतुबन ने की थी। किसने की थी? कुतुबन ने। तो ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है ऑप्शन नंबर 3 कुतुबन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब देखिए यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय लिखा है, कौन सा शब्द शुद्ध है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। आपको राइट आंसर बताना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय? अंतर्राष्ट्रीय। विकल्प देखिए आप कौन सा सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए सही, अंतरराष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे कुआं पीछे खाई, इसका क्या अर्थ है? आगे कुआं पीछे खाई का होना, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, चारों तरफ जल ही जल होना, या रास्ते बंद होना, या दोनों ओर मुसीबत होना, या बीच में से निकल भागना। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? देखिए आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ होता है दोनों ओर से मुसीबत होना। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोनों ओर से मुसीबत होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन है आपके अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या भोजपुरी है। राइट आंसर बताइए। रामचरितमानस की भाषा पूछी है। रामचरितमानस जो है हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जो भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। आपको पता है रामचरितमानस की रचना किसने की है? इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी 1574 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो रामचरितमानस थी ये अवधी भाषा में की हुई है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में। तो यहाँ पर ऑप्शन सही जाता है ऑप्शन नंबर 1 अवधी भाषा। अगला देखिए, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया? राइट आंसर बताना है आपको। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन है आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, या महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। राइट आंसर बताना है आपको। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल का नाम प्रस्तावित किसने किया? देखिए जो आदिकाल है उसको अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। इनमें से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने इसे वीरगाथा काल का नाम दिया है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा है। महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा है,
तथा आचार्य राम प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे आदिकाल ही कहकर पुकारा है। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद जी ने कह दिया उसे आदिकाल। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे कहा है वीरगाथा काल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है ऑप्शन नंबर 3 वीरगाथा काल। और महापंडित राहुल संस्कृत्यायन ने इसको क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है ना। और रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है आपके पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट या विकर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना है। एक चीज़ और भी आदिकाल के बारे में बताएं आपको। आदिकाल में रास ग्रंथ की प्रचुरता एवं उनकी प्रवृत्ति के आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से अलंकृत किया था। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लिए किया था कि आदिकाल में जो रास ग्रंथ थे उनकी प्रचुरता थी, उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर शुक्ल जी ने जो है आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से कहा था। चलिए देखते हैं उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है। पतन है, अपकर्ष है, अपभ्रष्ट है या विकर्ष है। ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है ऑप्शन नंबर 2 अपकर्ष। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। अगला देखिए, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे। आनंद कादम्बिनी के संपादक बताना है। ऑप्शन देखिए, बाबू महादेव सेठ या चंद्रधर शर्मा गुलेरी या बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन या अंबिका प्रसाद व्यास। आपको राइट आंसर देना है। आनंद कादम्बिनी किसने लिखी है। अब देखिए, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन जो है 1881 ईस्वी में हुआ था। यह मिर्ज़ापुर से हुआ था और यह आनंद कादम्बिनी जो है एक मासिक जो है पत्रिका थी। इसका जो संपादक करता थे वह थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 बद्री नारायण चौधरी जी, जिन्होंने आनंद कादम्बिनी के जो संपादक थे। अगला क्वेश्चन है आपका, था वर्ण किस वर्ग का व्यंजन है। था वर्ण किस वर्ग का व्यंजन है। ऑप्शन है आपके ओष्ठ, तालव्य, दंत्य या ऊष्म। देखिए, आपके जो वर्ग हैं वे 5 हैं। यहाँ पे उच्चारण स्थान पूछा है। 5 वर्गों में आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग आते हैं, जिसमें ता वर्ग जो होता है आपका उसमें था वर्ण आपका आता है, ता, था, दा, धा, ना। तो जो ता वर्ग है आपका ये दंत्य वर्ग का वर्ण है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा जो है दांतों को स्पर्श करती है उन वर्णों को दंत वर्ण कहते हैं। और ता, था, दा, धा ये दंत्य वर्ण के वर्ग के वर्ण हैं। ठीक है, ता, था, दा, धा दंत्य वर्ग के वर्ण हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही जाता है ऑप्शन नंबर सी दंत्य। अगला देखिए, पन्नग का समानार्थी शब्द कौन सा है। पन्नग का समानार्थी शब्द कौन सा है। सबसे पहले देखिए, पन्नग का अर्थ क्या होता है। पन्नग का अर्थ होता है सर्प या सांप। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपको अर्थ पता होगा तो आप अच्छे से बता पाएंगे। और इसी में क्या है, उरग जो है, उरग का अर्थ भी होता है सांप। तो पन्नग और उरग का दोनों का अर्थ होता है आपका सांप। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उरग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपका, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। आपका ये दोहा है ऊपर। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं। एक बार दोहा फिर से देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके पहला अंधेरे व प्रकाश के, दूसरा है बुरे और अच्छे के, तीसरा है अज्ञान और ज्ञान के, चौथा है प्रभु व प्राप्ति के। राइट आंसर आपको देना है अंधियारा और दीपक इसमें किसके प्रतीक हैं। देखिए, यहाँ पर अंधियारा और दीपक जो है अज्ञान और ज्ञान के प्रतीक हैं। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, यानी जब मेरे अंदर मैं यानी अहम था तब मेरे संग में हरि नहीं थे। अब हरि आ गए हैं मेरे पास संग में तो मेरे अंदर मैं यानी अहम मिट गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे हमारी। जब मुझे ज्ञान और अज्ञान के विषय में जानकारी हुई तो मेरे अंदर से क्या हुआ, सारा ही अज्ञान मिट गया कि जो है अहम मेरे अंदर से बिल्कुल ही समाप्त हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? ऑप्शन है आपके भवानी प्रसाद मिश्र, अगला महादेवी वर्मा, तीसरा है अज्ञेय, या है मुक्तिबोध। राइट आंसर बताना है आपको, यामा किसकी रचना है। देखिए, यामा एक कविता संग्रह है जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। इसमें उनके 4 कविता संग्रह हैं, जिसमें निहार, नीरजा, रश्मि और संध्या गीत संकलित हैं। यामा कविता संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था महादेवी वर्मा को 1982 में। ध्यान रखिएगा, यामा जो है महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो शब्दांश के शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके, समास कहते हैं, संधि कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं। बताइए, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है ये तो। इसकी तो पूरी वीडियोस हमने दे रखी हैं, आपको अच्छे से समझा भी रखा है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, आपको फ़ायदा ही रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए हमारे लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। जो शब्दांश की शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग शुरू में लगते हैं और प्रत्यय अंत में लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? स्थिति में परिवर्तन ना होने वाले भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है? ऑप्शन है आपके, जस दूल्हा तस बनी बराता, दूसरा है ना सुख में मोटे ना दुख में दुबले, तीसरा है ना गरजे ना बरसे बही धूप की धूप, या चौथा है बही ढाक के 3 पात। राइट आंसर बताइए, स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करने वाला सही कहावत कौन सा है? देखिए, स्थिति के अनुसार परिवर्तन ना होने के भाव को व्यक्त करने वाली सही कहावत है बही ढाक के 3 पात। ठीक है, ऑप्शन यहाँ हो गया सही आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन है आपके, थकावट, बुराई, आलस्य, या बुढ़ापा। थकावट क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका मतलब होता है थकान, और इसमें थकावट जो है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए, थकावट। अगला देखिए, रीत्य अनुसार का सही संधि विच्छेद कौन सा है? रीत्य अनुसार का संधि विच्छेद सही कौन सा है? ऑप्शन देखिए, रीत्य धन अनुसार, रीत धन अनुसार, रीति धन अनुसार, या रीत्य धन अनुसार, रीत्य धन अनुसार। राइट आंसर बताना है आपको, रीत्य अनुसार का धन संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, रीत्य अनुसार में जो है आपका यण संधि है, और यण संधि में ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो ह्रस्व ई जो है आपकी दीर्घ या उ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ का वा तथा ऋ का रा हो जाता है, यानी कि ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है, ऋ का रा हो जाता है, या वा राला हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, रीति धन अनुसारा। तो यहाँ पर ई के बाद आ आया है, तो यहाँ पर या हो गया है। ठीक है, रीत्य अनुसार। अगला देखिए, आपने अगर संधि विच्छेद की हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर विजिट कर आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले विजिट कीजिए और प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी ही वीडियो संधि की, समास की, विभिन्न प्रकार के उपसर्गों की, प्रत्ययों की, और सारी ही वीडियो जो हैं आपको कंप्लीटली दी हुई हैं, जिसका पाठ्यक्रम आपको सरलता से पूरा का पूरा समझाया गया है। और उसके बाद अब MCQ आपको साथ चल रहे हैं, क्योंकि समय कम बचा है तो पाठ भी आपके कंप्लीट चल रहे हैं और MCQ भी साथ में चल रहे हैं, जिससे आप दोनों चीज़ों का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल पर आपके लिए क्या है कि 4 सब्जेक्ट की वीडियोस चल रही हैं, जिसमें आपका पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र, बाल जिसे EVS कहते हैं, फिर बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि CDP की क्लास। इसके साथ साथ आपकी संस्कृत की क्लास चल रही है, संस्कृत भाषा एवं शिक्षा शास्त्र,
और इसके साथ आपका हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र की भी क्लास आपकी चारों चल रही हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए और अपने सर्किल में शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? अनुरूप में जो समस्त पद है इसमें कौन सा समास है? ऑप्शन है आपके तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है, या बहुब्रीहि समास है। देखिए अनुरूप शब्द जो है इसमें अनु जुड़ा हुआ है और अनु जो है आपका अव्यय शब्द है और अव्यय शब्द जो होता है हमारा अव्ययी भाव समास के लिए होता है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। अगला देखिए, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है आपके षटपद या मधुकर या अली या प्रभाकर। कौन सा शब्द आपका भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? देखिए अली माने भी भौरा होता है, मधुकर माने भी भौरा होता है और षटपद माने भी भौरा होता है, ठीक है। लेकिन प्रभाकर जो होता है वह उसका मतलब होता है सूर्य। तो प्रभाकर का अर्थ जो होता है वो अलग है। तो प्रभाकर भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखिए, ऋणजुता का सही विलोम क्या है? ऋणजुता का सही विलोम क्या है? ऑप्शन है आपका टेढ़ापन, वक्रता, बांकापन या तिरछापन। बताना है। ऋणजुता का सही विलोम करता होता है आपका वक्रता, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, वक्रता। देखिए विभिन्न प्रकार के शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे इत्यादि आपको हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियोस के द्वारा प्रोवाइड कराया हुआ है। आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सकते हैं। पुरानी वीडियोस भी हैं, नई भी हैं और अच्छे से आपको समझाया भी गया है। सारे पाठ भी हैं, सीटेट से जुड़े हुए आपके कम्प्लीटली पाठ भी हैं। आप उसको जाकर विजिट करके देखिए। और सबसे मेन चीज़ पता है क्या है? मेन चीज़ ये है कि आप जो है फटाफट वाला अध्ययन मत कीजिए इस समय, क्योंकि फटाफट वाले अध्ययन में होता क्या है कि आपको महत्वपूर्ण चीज़ें छूट जाती हैं, ठीक है। तो समय कम है, समय कम के साथ साथ आपको सभी सब्जेक्ट को भी देखना है। तो हमारी सबसे मेन रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप सबसे पहले पाठ का अध्ययन करें। अध्ययन करने से आप जो है पाठ को समझ लेते हैं और उसका आंसर आप अपने विवेक से भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे सिर्फ, तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने से क्या होता है, हमारे आंसर जो होते हैं ना इधर उधर हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ तो सब होता है लेकिन हम ठीक से उस चीज़ के बारे में जो होते हैं पक्के नहीं होते हैं, लॉक नहीं कर पाते उस चीज़ को। ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं, यहीं पर हमसे गलती हो जाती है और आपका रिजल्ट ख़राब हो जाता है। तो यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि आप क्वेश्चन आंसर के साथ साथ पाठ का भी अध्ययन करें। देखिए पाठ से बाहर कुछ भी नहीं है, सिलेबस आपका बदला हुआ नहीं है, हमेशा वही चीज़ें आती हैं लौट फिर के, घूम फिर के। लेकिन क्या है, आप इस समय सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको नुकसान होता है। क्वेश्चन आंसर आप देखिए, बेशक देखिए, लेकिन आप साथ में पाठ का अध्ययन भी कीजिए, ठीक है। क्योंकि जब हम पाठ को पूरा पढ़ लेते हैं तो हम उससे जुड़े हुए सारे आंसर को आराम से दे लेते हैं। देखिए सीडीपी का पाठ्यक्रम आपका पूरा हो चुका है हमारी क्लास में, हमारी जो है चैनल पर, आपके अपने चैनल पर अर्श इंस्टीट्यूट में सीडीपी का बाल विकास का पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है। आपको सिलेबस भी बता दिया गया है और सिलेबस के साथ साथ पूरे ही सारे पाठ आपको पहले पाठ से लेकर लास्ट पाठ तक आपको उसमें बता दिए गए हैं। विशेष परिभाषाएं भी बताई गई हैं, विशेष कलेक्शन भी उसमें किया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य भी उसमें बताए गए हैं, महामैराथन भी उसमें दी हुई है, क्वेश्चन आंसर भी उसमें दिए हुए हैं। सारा ही पूरा पाठ्यक्रम आपका उसमें दे दिया है अब। और थोड़े से अब एमसीक्यू जो चल रहे हैं, लास्ट के चल रहे हैं, वो सीडीपी का पाठ्यक्रम आपका पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। आपको उसमें जो है कुछ भी जो है कहीं भी जाकर उसे ढूंढना नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, विजिट करना है और प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखना। और इसके साथ ही जो आपकी ईवीएस की और संस्कृत की और हिंदी की क्लासेस चल रही है, समय की कमी के कारण आपको जो है एमसीक्यू अभी हमने बीच में चालू कर दिए हैं। आपको पाठों का अध्ययन भी लेसन कराए जो है सैद्धांतिक रूप से कराए जा रहे हैं और एमसीक्यू भी उसमें दिए जा रहे हैं। तो आप साथ साथ पाठ का भी अध्ययन करते जाइए और एमसीक्यू भी करते जाइए, तो आपकी डबल तैयारी कंप्लीटली होती चली जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप जो है जब भी वीडियोज़ को देखें तो आप एक नोट डाउन अपने करते जाएँ,
और जो है अपनी जो विवेक से अपनी जो जो हम लोगों ने हमने बताए हैं आपको, वो महत्वपूर्ण टॉपिक आप एक नोट डाउन कर लीजिए। और जब एमसीक्यू करें आप तो उसमें क्या करना है आपको, एमसीक्यू करते समय आपको क्या करना है कि जो जो एमसीक्यू में आप सही आंसर दे रहे हैं उसे आप ड्रॉप करते जाइए, और जो आप अटक रहे हैं, जो आप क्वेश्चन आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, उनको आप नंबर वाइज नोट डाउन करते जाइए। उसे एक बार रिवीजन कीजिए, फिर दोबारा से वीडियोस को देखिए और दोबारा से आप उसको जो है, लेकिन वीडियोस देखने का ना अंतराल होना चाहिए कि आप 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या नेक्स्ट डे आप उस वीडियो को दोबारा से देखें। क्योंकि ऐसा होता है अगर हम उसी समय देखते हैं तो उसी समय तो हमारे माइंड में क्या होता है, रट्टू तोता होता है कि हमें रट रखा होता है कि इसका आंसर तो ये है। लेकिन अब हम जब नेक्स्ट डे उस चीज़ को दोबारा से देखते हैं तो क्या होता है कि हमें राइट आंसर जो हमारे दिमाग में होता है वही आता है, और राइट आंसर ही हमें चाहिए, हमें रटना नहीं है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो पसीने से उत्पन्न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। जो पसीने से उत्पन्न होता है उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा कौन सा। ऑप्शन देखिए, स्वयंभू, जरायुज, स्वदेज, स्वेदज या अंडज। पसीने से उत्पन्न होता है, देखिए स्वेद माने होता है पसीना, ठीक है, स्वेद माने होता है पसीना, और स्वेद से जना हुआ होगा आपका पसीने वाला। जो पसीने से उत्पन्न होगा उसे कहेंगे हम स्वेदज। तो ऑप्शन यहाँ पर सही आता है ऑप्शन नंबर सी, स्वेदज, ठीक है। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी नेक्स्ट 30 क्वेश्चनों की रहेगी। इसके अलावा जो है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें, हमारे साथ बने रहें, हमें सपोर्ट करें। देखिए आपके लिए सभी चीज़ें हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई गई हैं। सिर्फ आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिना स्किप करें आप पूरी वीडियो देखिए, जिससे आप पूरा इसका लाभ उठा सकें, है ना। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ बनिए, हमारे मेंबर्स बनिए, बढ़िए, हमारे फैमिलीज़ को बढ़ाइए। आप हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें अच्छा लगेगा। और कमेंट कीजिए, कमेंट्स आपके हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को, अगर आपको ज़रा से अभी काम में आती है हमारी वीडियो तो चैनल को वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया कीजिए। देखिए लाइक करने से क्या होता है, हमें अंदर से आत्मबल मिलता है और हमें वीडियोज़ को बनाते समय जो है अंदर से ऊर्जा बनी रहती है। तो आप चाहते हैं कि हमारे अंदर ऊर्जा बनी रहे, है ना। तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।